जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग बीएससी में एक पेपर होता है जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर यहाँ नहीं मेंशन किया हूँ, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर में है, किसी यूनिवर्सिटी के थर्ड में है, किसी के सिक्स सेमेस्टर में है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी इसको अलग अलग सेमेस्टर में सिलेबस को प्रेफर करती है। तो मैं सिर्फ बीएससी यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि कौन से सेमेस्टर में है, आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पेपर के अंदर ये टॉपिक आता है उस पेपर का नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6 है और नाम है ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक कर रखा है, और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इस लेक्चर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टू प्लांक ऑक्सीलेटर फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर। बेसिकली ये जो हेडिंग है ना, फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बहुत प्योरली बात करें और अप्रोप्रिएट बात करें, तो अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं इस चैप्टर में। जो हम लोग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। तो अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को केवल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहें, तो हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो दो तरीके का होता है। एक तो होता है एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन, और एक दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का भी एप्लीकेशन हम देखेंगे और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का भी एप्लीकेशन देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम केवल और केवल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का जो एप्लीकेशन है वही देखेंगे, जिसका नाम है फोटॉन ब्लैक बॉडी चैम्बर। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक ही इसका एप्लीकेशन आपके बीएससी में मेंशन है, जिसका नाम है फोटॉन इज अ ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसी हेडिंग को डिफरेंट डिफरेंट बुक वाले ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं बेटे। आप कृष्णा की बुक लेंगे तो फोटॉन इज अ ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा हुआ होता है। आप जब कभी भी जेपी अग्रवाल की बुक लेंगे या प्रगति पब्लिकेशन की, तो वहाँ पर प्लांक ऑक्सीलेटर लिखा हुआ होगा, या अदर किसी चांद या किसी भी और बुक को प्रेफर करेंगे तो यही हेडिंग अलग नाम से मिलेगा, जिसका नाम होगा फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इन तीनों हेडिंग कोई अलग अलग हेडिंग नहीं है, एक ही हेडिंग है जो कि एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस अलग अलग बुक वाले अलग अलग नाम से इसको लिखते हैं, और तीनों नेम से सेम ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी एक ही एप्लीकेशन के तीन नाम हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे कि उसमें कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, फर्मी एनर्जी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये आपकी जो बुक है प्रगति, उसमें ये हेडिंग मिलेगा, सॉरी कृष्णा जो है उसमें ये हेडिंग मिलेगा, और प्रगति की बुक जब उठाएंगे आप तो उसमें यही हेडिंग सेम मिलेगा। और क्या मिलेगा? फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल फर्मी एनर्जी। यानी कि ये दोनों हेडिंग भी सेम ही है, बस अलग अलग नाम है, जो कि ये है एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जिसका ये नाम होगा फर्मी एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टू प्लांक ऑक्सीलेटर या फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर। क्या होता है इसमें? इस हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं
तो बेटे देखो, होता क्या है कि अगर हम का एक ब्लैक बॉडी लें, तो मेरे ख्याल से ब्लैक बॉडी का पूरा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि एक कैविटी होती है। कैविटी में बहुत फाइन होल होता है और उस फाइन होल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है। अब अगर मुझे मैं मतलब अगर इतना आइडिया हम लोगों को होना चाहिए कि क्योंकि हम लोग बीएससी में हैं, तो इतना आइडिया ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा गामा रेज हो सकता है, एक्स रेज हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट हो सकता है, विजिबल रीजन हो सकता है, इंफ्रारेड वेव हो सकती है, माइक्रो हो सकता है और रेडियो वेव हो सकता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर मैं यहाँ पर कैविटी के अंदर एंट्री कराऊँ, तो मैं देखूँगा कि ये फोटोन जो होगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे मोशन करेगा, मतलब इसके अंदर बार बार उसका एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा। बार बार क्या होगा, उस फोटोन का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा। और अगर आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं गैस मॉडल में आपने देखा है कि किसी चैम्बर के अंदर एक गैस को भर देते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, मोस्ट रैंडम मोशन करते हैं और लगातार वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते रहते हैं और उसमें मल्टीपल टाइम से रिफ्लेक्शन को शो करते रहते हैं और उसके वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं और उनके पास उसके मोमेंटम की वजह से कुछ एनर्जी वगैरह होती है। इस तरीके से अगर इस कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन आ रही है, इस रेडिएशन को हम यहाँ पर लाइक एज जैसे यहाँ पर गैस पार्टिकल है, उस रेडिएशन को हम अगर थोड़ी देर के लिए गैस पार्टिकल माने, यानी कि गैस पार्टिकल के तरीके हम इसको रेडिएशन को माने। और जैसे यहाँ पर है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं ना कि रेडिएशन गैस है, पार्टिकल मत मानो, अभी बस इतना मानो कि रेडिएशन क्या है, गैस है। जैसे यहाँ पर एक गैस भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस भरा हुआ है, तो वैसे यहाँ पर जो रेडिएशन है वो एक गैस है। और एक काम और करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गैस के ये पार्टिकल हैं, आप अगर इसको मैं डॉट डॉट कर दूँ, ऐसे डॉट डॉट कर दूँ, देखो डॉट डॉट करके ऐसे देखो, डॉट डॉट कर दूँ तो कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। डॉट डॉट कर दूँ तो डॉट डॉट करने से एक चीज़ पता चल पा रहा है कि ये आपको मानना होगा कि जो ये डॉट डॉट हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, ये फोटोन हैं। ये क्या हैं, फोटोन हैं। आप इनको ऐसे मान लो, जिनका बार बार इसके अंदर कैविटी के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या इमिशन हो रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप देखो, इसके अंदर गैस लिए हैं और इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी को आप मान लो सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है। जैसे इसमें एक आपने सिस्टम माना है और इसके अंदर जो गैस है उसको आपने माना कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर कैविटी है। जैसे यहाँ पर सिस्टम के अंदर गैस है, वैसे यहाँ सिस्टम के अंदर रेडिएशन है। और आपने कहा कि इसके अंदर गैस पार्टिकल है, इसके अंदर फोटोन पार्टिकल है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेडिएशन और आपको रेडिएशन का कंपैरिजन करना पड़ रहा है गैस से, और फोटोन का कंपैरिजन करना पड़ रहा है किससे, गैस पार्टिकल से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इस ब्लैक बॉडी की इस कैविटी का कंपैरिजन किससे करना पड़ रहा है, गैस के इस सिस्टम से करना पड़ रहा है। अब पूरी की पूरी थ्योरी गैस वाली जो है हम रेडिएशन पर अप्लाई करेंगे। अब पूरी की पूरी थ्योरी गैस का हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर गैस के कुछ अपने प्रॉपर्टी होते हैं। क्या प्रॉपर्टी होते हैं गैस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन करेगा, उसका पार्टिकल आइडेंटिकल होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है। जैसे यहाँ पर गैस पार्टिकल की आइंस्टाइन की जो थ्योरी लगाकर गैस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी को आप लगाकर और फिर इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक अब उसी तरीके से हम रेडिएशन के लिए कुछ अपने फोटोन पार्टिकल की प्रॉपर्टी लगाकर हम फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो पहले तो जिस तरीके से गैस का हाइपोथेसिस है, वैसे हम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस कैविटी के अंदर आई है उसकी कुछ हाइपोथेसिस लिखेंगे और फिर उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। जो बात हम लोगों ने समझी उस बात को वर्ड टू वर्ड हम लोग अब लिख लेते हैं। तो क्या है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कह रहा है कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बहुत जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और इसे ड्राइव करने के लिए एंड टू ड्राइव द प्लांक रेडिएशन लॉ, हम इसे ड्राइव किससे करते हैं? प्लांक रेडिएशन लॉ से ड्राइव करेंगे। और रेडिएशन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड द ब्लैक बॉडी, कह रहा है ब्लैक बॉडी के अंदर जो थर्मल इक्विलिब्रियम की में जो रेडिएशन है इज ट्रीटेड एज अ सिस्टम ऑफ फोटोन। कह रहा है उसको ऐसे ट्रीट करो कि जैसे सिस्टम ऑफ फोटोन हो। कैसे ट्रीट करो? जैसे कि वो सिस्टम ऑफ फोटोन हो। जिस तरीके से आप गैस इलेक्ट्रॉन मॉडल या गैस मॉडल आप समझते हो किसी चैम्बर के अंदर, उसी तरीके से ट्रीट करना है। और फोटोन किसको ओबे करता है? वो एक बोस-आइंस्टाइन की थ्योरी को या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स या बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है। या हम ऐसे कह दें कि फोटोन एक बोसॉन पार्टिकल है, इस वजह से वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। ठीक है। तो द रेडिएशन एनर्जी अकर इन द एनर्जी पैकेट। और फोटोन जो है ना, एक फोटोन है तो वो क्वांटा है, और ग्रुप ऑफ फोटोन है तो क्या है? क्वांटम है। या कह सकते हैं कि क्वांटा का ही प्लूरल फॉर्म है वो। और द फोटोन ऑफ द एनर्जी एच न्यू। और कह रहा है हर एक फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है और उसका मोमेंटम फिर कितना होगा? एच न्यू बाई सी। कैसे आएगा ये? मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू है। और हमें इतना मालूम है आइंस्टीन की इक्वेशन से कि ई जो है वो एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप यहाँ से एम और सी को एज इट इज रखो और एच न्यू बाई सी कर दो। अब ये जो है ना मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इसका दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो मोमेंटम ऑफ फोटोन मिलेगा और एच न्यू बाई सी लिख सकते हो। तो इस तरीके से किसी फोटोन का जब एनर्जी है एच न्यू तो उसका मोमेंटम कितना बनेगा? एच न्यू बाई सी बन जाएगा। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि यहाँ पर न्यू क्या है। तो वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है बेटा? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट है। और कैसी लाइट हमने लिया है? हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया है। मैग्नेटिक रेडिएशन लिया है। तो याद रखना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बेटे ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कोई भी लाइट आ सकती है, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रो, और चाहे वो रेडियो, चाहे जो भी हो। और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जब वैक्यूम में चलते हैं तो ये सब के सब इसी स्पीड से चलते हैं, जो कि एक मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड होती है। क्या होती है ये? मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड होती है ये। ठीक है। अब इसमें से कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म में, तो हमने ये ले लिया है। हमको जो है वो ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है? हमको दिखाना है कि फोटोन एक ब्लैक बॉडी के चैम्बर के अंदर है और वो बोस-आइंस्टाइन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करता है, बिल्कुल जैसे कोई गैस के लिए हम निकालते थे फार्मूला, उसी तरीके से। तो अगर हम गैस, देखो यहाँ पर गैस के लिए जब सब कुछ हम काम करते हैं तो गैस पार्टिकल की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं और गैस पार्टिकल की प्रॉपर्टी हमें जाननी चाहिए। लेकिन जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिया और उसमें फोटोन के लिए हम सब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फोटोन की सारी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि कुछ फोटोन की प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ लें। तो हम सम इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें फोटोन की उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसी हेडिंग में ये मेंशन कर रहे हैं कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन हमको पता होना चाहिए। फोटोन आर। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन आर जीरो। ये सब लोग जानते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है। तो जीरो होता है
ये सबको पता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि फोटॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। और हमें याद होना चाहिए कि हम जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं फोटॉन की प्रॉपर्टी, वो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर लगता है? बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर लगता है? डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर लगता है? एक आइडेंटिकल पार्टिकल के ऊपर लगता है, आइडेंटिकल पार्टिकल के ऊपर लगता है, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के ऊपर लगता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के ऊपर लगता है। तो जब हमारा पार्टिकल इन दोनों प्रॉपर्टी को रखेगा तभी तो हम लगा पाएंगे। तो फोटॉन की प्रॉपर्टी तो हमें मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाएंगे। तो रेस्ट मास जीरो होता है। दूसरा कि फोटॉन आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फोटॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन नेचर, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है। तो फोटॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अच्छा एक बात और बता दें, इनडिस्टिंग्विशेबल अगर है तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी मैं मेंशन ही कर देता हूँ, बताने से अच्छा मेंशन कर दो आप। एंड देयर नंबर इन अ सिस्टम का मतलब चैम्बर की बात हो रही है। सिस्टम का मतलब यहाँ पर चैम्बर की बात हो रही है, जिसके अंदर हमने फोटॉन रखा हुआ है। ये जिसके अंदर हमने फोटॉन रखा हुआ है यही तो है चैम्बर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का चैम्बर यही तो है। तो चैम्बर इज नॉट नेसेसरली कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो गया बेटे। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसके लिए ना ये जो नंबर ऑफ फोटॉन जो है, देयर नंबर ऑफ फोटॉन जो है ना, ये कह रहा है कि सिस्टम के अंदर, चैम्बर के अंदर कांस्टेंट नहीं है। हाउ टू से दैट दिस थिंग्स कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द चैम्बर या इन द ब्लैक बॉडी चैम्बर, नंबर ऑफ फोटॉन जो है ना, नंबर ऑफ फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, फोटॉन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, वो ब्लैक बॉडी चैम्बर इज नॉट कांस्टेंट। कैसे कह सकते हो आप ये बात? तो इसके कहने के लिए ना हम दो रीज़न देंगे। ये बात कहने के लिए हम दो रीज़न देंगे, दोनों रीज़न हम लिखेंगे। एग्जाम में आप कोई भी एक रीज़न लिख सकते हो, लेकिन मैं पहले बता दूं, ब्रीफ कर दूं कि वो दोनों रीज़न किस बेसिस पर देंगे। देखो ये है हमारा एक ब्लैक बॉडी, इसके अंदर हमारा रेडिएशन आया, रेडिएशन की एनर्जी h है, टोटल एनर्जी h है। अब ये बहुत सारे क्या हैं, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स हैं, ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स हैं। ये फोटॉन्स ब्लैक बॉडी को क्या करेगा, इन फोटॉन्स का ब्लैक बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसको इमिट भी करेगा, इसको क्या करेगा, इमिट भी करेगा। अब हम देखते ये हैं कि इसको इमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है इमिट करने में एक फोटॉन को एब्जॉर्ब किया है और इसने 10 फोटॉन को इमिट कर दिया, और उनकी एनर्जी मान लो इसकी HNU1 है, HNU2 है, HNU3 है, ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स को इमिट कर दिया। तो पता चला एब्जॉर्ब एक फोटॉन किया था और उसी सेम एनर्जी का जो फोटॉन एब्जॉर्ब किया उसको डिफरेंट काइंड मतलब एनर्जी में, यानी जैसे हम कहें कि 10 जूल का एक फोटॉन आया और 2 जूल और 3 जूल और 5 जूल, ऐसे डिफरेंट हम कह सकते हैं 3 2 5 5 2 7 3 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 जूल या 2 जूल, 1 2 3 4 5। देखो एक 10 जूल के फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और 1 2 3 4 5 फोटॉन को इमिट कर दिया, लेकिन अब उसकी एनर्जी कितनी है, एक की 2 जूल है, एक की 2 जूल है, एक की 3 जूल है, एक की 1 जूल है, एक की 2 जूल है। तो डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स को इमिट कर दिया। एब्जॉर्ब तो एक फोटॉन किया और इमिट कर दिया 5 फोटॉन उसी एक फोटॉन को तोड़कर। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम्स
इज नॉट कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ फोटोन किसी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट नहीं होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द फोटोन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर। ये इसीलिए मैंने इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको फोटोन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैं दोनों यहाँ पर कह सकते हैं कि रीजन को लिखूंगा कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो चाहो तो आप फर्स्ट रीजन को लिख कर आना एग्जाम में, और चाहो तो सेकंड रीजन को लिख कर आना एग्जाम में, लेकिन मैं रीजन दोनों आपको बता दे रहा हूँ। तो दोनों रीजन हमने नोट कर दिया, चाहे आप रीजन 1 दो और चाहे आप रीजन नंबर 2 दो, चाहे आप रीजन नंबर 2 दो। रीजन नंबर 1 हमने आपको जो समझाया वही लिख दिया, हूबहू वही वर्ड ही लिख दिया कि बिकॉज इन एवरी इमिशन प्रोसेस इन एन एटम अ न्यू लाइट क्वांटम इज फॉर्म्ड। कह रहा हर एक इमिशन में जब इमिशन होगा तो नई लाइट बनेगी। जो हमारा ब्लैक बॉडी चैम्बर का इनक्लोजर है, वो इनक्लोजर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब इमिट करेगा तो नई लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। और उस नई लाइट को जो इमिट करेगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो कह रहा न्यू लाइट क्वांटम इज फॉर्म्ड एंड इफ़ द फोटोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू। कह रहा जिसको एब्जॉर्ब किया है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, एच न्यू है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो कितनी है, एच न्यू है। और कौन एब्जॉर्ब किया है, वॉल ऑफ द इनक्लोजर, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इनक्लोजर ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इट कैन बी रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस्ड करेगा, किसके थ्रू रिप्लेस्ड करेगा, जिसको एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, किसके थ्रू करेगा, इमिशन के थ्रू। इमिशन करेगा, इमिशन ऑफ द सेवरल फोटोन, और बहुत सारे फोटॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 डॉट 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 एंड सो ऑन रहेगा। और प्रोवाइड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा। एच न्यू का अगर फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, टोटल उसकी एनर्जी कितनी है, ई है, तो इमिट कर रहा है तो कितनी एनर्जी के फोटॉन्स को इमिट कर सकता है, एच न्यू 1 एच न्यू 2 एच न्यू 3। जो आपको समझाया वही हमने हूबहू वर्ड टू वर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो अब चाहे तो रीजन ये दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ये बड़ा और थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो दूसरा रीजन भी आप दे सकते हैं कि सिंस फोटोन आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड। देखो फोटोन कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है, इमिट होने को क्रिएटेड बोलते हैं, और एब्जॉर्ब होने को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब होने को डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो कह रहा है कि फोटोन कंटिन्यूसली इमिट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं, यानी एब्जॉर्ब्ड भी हो सकते हैं बाय द ब्लैक बॉडी इनक्लोजर। ब्लैक बॉडी का इनक्लोजर क्या करता है, फोटोन को इमिट भी कर सकता है और रेडिएट भी कर सकता है, यानी इमिट भी कर सकता है। तो कह रहा है कि देयर फॉर द नंबर ऑफ फोटोन इन द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इन द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप याद रख लो कि फोटोन इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फोटॉन्स इनसाइड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कांस्टेंट भी नहीं होता है। ये इसके पीछे का लॉजिक भी हमने आपको दे दिया, ठीक है। चलो अगर नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट नहीं होते हैं किसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द कैविटी है या इन उस चैम्बर के अंदर है वो क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी और एन आई, ये सिग्मा ऑफ एन आई हर एक फोटोन के नंबर के जस्ट समेशन के इक्वल होगा। और कह रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं और डिफरेंशिएशन करें तो i इक्वल टू 1, तो डी एन आई भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा बेटा, कांस्टेंट नहीं होगा। अब एक बात बताना कि अगर कांस्टेंट होगा n और ये सिग्मा i और एन आई, ये अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एन इज इक्वल टू सिग्मा i और डी एन आई कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा तो। लेकिन हमने तो कहा ये कांस्टेंट है ही नहीं, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो याद रखना कि ये जीरो भी नहीं होगा, ये जीरो भी नहीं होगा, याद रखना ये डी एन आई और नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो भी नहीं होगा, याद रखना। और अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर ये हमारा एक इक्वेशन नंबर बन जाएगा, एक इक्वेशन बन गया ये। और अगर ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ
तो हम एक चीज़ तो ये तो जानते ही हैं कि अगर ये जीरो हो जाता है तो हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और अगर जीरो नहीं हुआ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हमको छोड़ना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के इस वाले केस में तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जीरो हो जाता तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को छोड़ना ना पड़ता। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर होता है अल्फ़ा और बीटा, वो दोनों इक्वेशन में हमें इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं। लेकिन जब ये जीरो है ही नहीं, ये इक्वेशन जीरो है ही नहीं, तो जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, तो हमें इक्वेशन में अल्फ़ा को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना है, केवल बीटा से ही काम चला लेना होगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात भी मैं लिख ही देता हूँ, चलो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हैंस बी मस्ट ड्रॉप द ऑक्सिलरी कंडीशन। क्यों ड्रॉप करना पड़ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है। जब जीरो के इक्वल होता है तो ऑक्सिलरी कंडीशन की जो आइडिया होती है उसे ड्रॉप नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये वाली कंडीशन है ही नहीं यहाँ पर, ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि जीरो के इक्वल ही नहीं है, कांस्टेंट ही नहीं है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंडीशन हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंडीशन ड्रॉप करना पड़ेगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंडीशन ड्रॉप लगता किस कंडीशन में था, इसी कंडीशन में लगता था ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंडीशन। तो हम ये अब यूज ही नहीं करना है हमको। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें इतना तो पता है कि इस कंडीशन में अनडिटरमाइंड जो मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, जो अल्फ़ा है, जो क्या है अल्फ़ा है, वो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो होता था। इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, खासकर इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और बीटा भी नॉट इक्वल टू जीरो होता था इस कंडीशन में। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फ़ा और बीटा इस कंडीशन में जीरो नहीं होता था। लेकिन मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, लेकिन डेल एन आई इक्वल टू 1 से इस वाली कंडीशन में जब ये जीरो है ही नहीं, तो अब क्या होगा कि कांस्टेंट नहीं है। मैं लिख ही देता हूँ यार, कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो अल्फ़ा की वैल्यू जीरो लेना होगा, याद रखना ये बात, जीरो लेना होगा आपको। अगर ये कंडीशन है यानी कि अब ये कांस्टेंट है ही नहीं, तो अल्फ़ा की वैल्यू जीरो लेना होगा। और ऑक्सिलरी कंडीशन के कॉन्सेप्ट की आइडिया को भी ड्रॉप करना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के आइडिया को मैं लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी कंडीशन के आइडिया को ड्रॉप करना होगा, आइडिया को के कॉन्सेप्ट को, ऐसे लिख देता हूँ, आइडिया के कॉन्सेप्ट को। हालांकि मैंने आगे यहाँ लिख रखा है इंग्लिश में, हिंदी में सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि ऑक्सिलरी कंडीशन के आइडिया के कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करना होगा। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे हमारा वीडियो बड़ा ही बने होगा, छोटा नहीं होगा। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट एक बात को समझाते हुए और लिखते हुए भी चल रहा हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर जीरो लेना होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो जीरो नहीं होता है, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंडीशन ही ड्रॉप करना होगा, और ये कांस्टेंट नहीं है। तो अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू जीरो लेनी होगी, जो कि इक्वेशन नंबर हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, और अल्फ़ा है क्या, मैं ये भी लिख देता हूँ, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है ये, मल्टीप्लायर अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। मैं ये लिख ही देता हूँ, इक्वल टू जीरो, ये जीरो है। ठीक है, और आल्सो एंड ऐसे लिख लो, एंड आल्सो वी नो दैट। और हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं वो भी बात लिख लेते हैं, कि बीटा इज इक्वल टू 1/KT होता है। और इस इक्वेशन नंबर कोई नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया।
तो हमने ये एक कंडीशन पढ़ी बेटा, एक कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि रेस्ट मास फोटॉन का जीरो होता है, और दूसरा हमने पढ़ा कि फोटॉन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और किसी भी सिस्टम के अंदर इनका नंबर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और कांस्टेंट नहीं होता है तो हमने 2-3 ऐसे 4 इक्वेशन या रिजल्ट हम कह सकते हैं कि निकाला है हमने। एक कंडीशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेरिवेशन में उसका भी काम लगेगा। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन पढ़ने चल रहे हैं। फोटॉन की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि फोटॉन्स आर बोसॉन। क्या है? बोसॉन। फोटॉन्स आर बोसॉन, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लो, बोस पार्टिकल, ऐसे लिख कर देते हैं कि फोटॉन्स आर बोस पार्टिकल्स। ठीक है, बोस पार्टिकल्स विथ स्पिन। क्यों बोस पार्टिकल है ये भी तो रीज़न देना होगा ना आपको। तो विथ स्पिन 1 है, इसका स्पिन क्या है? 1 है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रल स्पिन है इसका। क्या है? इंटीग्रल स्पिन है इसका, इसलिए ये बोसॉन है। ठीक है, इंटीग्रल स्पिन है इसलिए ये बोसॉन है। और मैं ये भी लिख देता हूँ, ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि हैविंग 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन। अब ये प्रोपागेशन टू मोड ऑफ प्रोपागेशन क्या है, इसका मैं आगे डिटेल में चर्चा करूँगा आपको। बस आप इतना यहाँ पर याद रखो कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, v की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, b की जगह पर 2v लेना होगा, और आगे मैं डिटेल में इसका चर्चा करूँगा। ठीक है, 2v लेना होगा। ठीक है, लेना होगा। ठीक है, लेना होगा, ये आपको डिटेल में चर्चा करूँगा। वॉल्यूम v की जगह पर 2v लेना होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं यहीं पर सारी बातें करूँगा तो, इसीलिए मैं थोड़ा सा अब शार्ट से काम चलाऊँगा, लेकिन हालांकि जहाँ पर ज़रूरत लगेगी वहाँ पर मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 3 प्रॉपर्टी फोटॉन की देखी और हमने 4 इक्वेशन बना लिया। अब फोटॉन की प्रॉपर्टी को देखने के बाद हम अपने हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी हेडिंग है। तो हेडिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू द बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस, ये तो सबको याद होगा ना, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स ये है क्या चीज़, ये मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में या मैं ब्रैकेट में कर, चलो ऐसे लिख देता हूँ कि which the number of photon having energy in the range E and E plus DE are given by। कह रहा है कि एक ऐसा हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लगाने के लिए सिस्टम है जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ क्या हैं, फोटॉन्स हैं, जिनकी जो एनर्जी रेंज है वो ई से ई प्लस डी ई अगर है, तो इनके लिए अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल लिखना चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल एन ई और डी ई इज इक्वल टू जी ई और डी ई। ये तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं और आपको याद भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो यही होगा। और मैं इसको कोई एक इक्वेशन मान लेता हूँ और ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, फार्मूले को, जो एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डेल ई के बीच में है। ठीक, अब अगर हम देखें कि अच्छा ये फार्मूला मैं आपको बता दूं कि कैसे आता है, आता कैसे है। बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको याद दिलवा देता हूं, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि A to Z बातों को करते हुए चलो पता चले, बच्चा अगर स्टूडेंट को याद नहीं है तो फिर वो सोचता है ये सारी क्वेश्चन आ कैसे गए। मैं इन शार्ट में आपको ब्रीफली याद दिला देता हूँ कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन आप हेडिंग जाके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, पहले से ही हमने करके अपलोड कर रखा है कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर ला है तो ये यहीं से आया है, ये फार्मूला यहीं से आया है, यहीं से आया है। मैं लिख ही देता हूँ, आया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया है। तो देखो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ला ये होता है कि जी आई अपान ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई माइनस है।
अब अगर ये एनर्जी रेंज के अंदर है तो आप एन आई की जगह पर ई यूज कर लेंगे, डी यूज कर लेंगे, जी आई देख लो, जी आई यूज कर लेंगे, और डी ई एनर्जी रेंज के अंदर बात हो रही है तो डी ई यहाँ मेंशन कर लेंगे, और ई टू दी पावर अल्फ़ा और प्लस बीटा ई और -1, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये भी बता दिया हूँ कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, तो यहीं से आया है, इस वाले बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही आया है ये फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कहाँ पर इक्वेशन में यूज करेंगे, 3 की वैल्यू यूज करेंगे एंड 4 की वैल्यू यूज करेंगे, इन इक्वेशन 5 में करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में यूज कर लो। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1/kt है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। और इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर ये है, इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर है। चलो यूज कर लो, यूज करोगे तो एन ई डी ई और इज इक्वल टू जी और ई और डी ई, और अब इक्वेशन यूज कर रहे हो तो ई टू दी पावर अल्फ़ा की जगह पर 0 रखोगे और बीटा की जगह पर क्या रखोगे आप, के टी रखोगे और -1 कर दोगे आप। तो आपको क्या मिलेगा, एन ई और डी ई इज इक्वल टू जी ई और डी ई और अपॉन में ई टू दी पावर ई अपॉन के टी -1, ये मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है, -1, यही मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर हमने मान लिया है, पहले ही मान लिया है कि हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। फोटोन की एनर्जी यहाँ पर मान लिया है हमने, एच न्यू है। देखो फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, तो हम लोग ई इक्वल टू एच न्यू भी रख ही देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं और इसको, तो हम ये मान चुके हैं। तो सिंस ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एच न्यू रखना है आपको तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हेंस ई इज इक्वल टू एच न्यू, देयर फोर द नंबर ऑफ फोटोन, देयर फोर द नंबर ऑफ फोटोन इन द एनर्जी रेंज क्या होगा फिर, अगर भाई आपने फोटोन की एनर्जी एच न्यू मानी तो फोटोन के लिए एनर्जी रेंज कितना होगा। जैसे फोटोन की एनर्जी के लिए एनर्जी रेंज आपने डिसाइड किया कि फोटोन की एनर्जी के लिए आपने डिसाइड किया कि एनर्जी उसकी ई से कितना होगा, ई से ई प्लस डेल ई होगा। वैसे उस फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की आप बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी करोगे, न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू की बात करोगे आप। तो हेंस अगर फोटोन की एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू है तो नंबर ऑफ फोटोन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डेल न्यू होगा, ये डेल न्यू हो जाएगा। तो आर गिवन बाई, तो फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात हो रही है तो अब जैसे एन है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रख देंगे न्यू, और अब डी न्यू की, देखो इक्वेशन अब हमारा एनर्जी से फ्रीक्वेंसी की टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट कन्वर्ट ऐसे ही होगा ये। तो जी और फिर कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा और डी न्यू हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, डी न्यू हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ई टू दी पावर एच और न्यू अपॉन के टी -1 हो जाएगा, ठीक है। हमने एनर्जी से अपने इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा करो कि कोई एक इक्वेशन मान लो और वो इक्वेशन नंबर 6 है, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हमने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कन्वर्ट हो गया तो ई की जगह पर एच न्यू रख कर देख लेना है। ऐसे देखो एन यहाँ पर एच न्यू रखोगे और डी और एच न्यू कर लेना, ये एच न्यू और जी और एच न्यू और डी और एच न्यू, और अब आप इसको ई टू दी पावर एच न्यू अपान के टी -1 और इसको सही करोगे तो फिर आपका फार्मूला जो है वही एन और न्यू और डी न्यू इज इक्वल टू जी और न्यू, यही आ जाएगा, यही फार्मूला ही आ जाएगा। अब इसको सही करोगे तो यही मिलेगा आपको, यही मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे यहाँ तक हम आ गए, इक्वेशन नंबर 6 बना लिए। डी न्यू क्या है, डी न्यू है क्या चीज़, तो देखो अब यहीं से हमें क्या करना है,
उस कैविटी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। एप्लीकेशन यही तो हमको कैलकुलेट करना है। देखो हमारा जो हेडिंग है, क्या है हेडिंग, यही तो है कि फोटोन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ फोटोन कैलकुलेट करना है, और वो नंबर ऑफ़ फोटोन हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता हुआ होना चाहिए। हमें जो इक्वेशन मिलना चाहिए वो इक्वेशन मिलना चाहिए नंबर ऑफ़ फोटोन का, कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करे। तो अब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को अगर ओबे कर रहा है, हमारा इक्वेशन ओबे कर रहा है, तो बस क्या करो आप कि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से, यहीं से तो आता है, यहीं से तो आता है, तो जी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यानी कि जी आई का मतलब है ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मैं दिखा रहा हूँ कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट करो पहले आप। बस ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन 6 में ये वैल्यू पुट कर दो, बस बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉर फोटॉन आपका आ जाएगा। तो हमारा बस ये एम है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हमारी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने काम पर लगते हैं। जो काम हमें करना है, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। जो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम देख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ फेज सेल, इसके लिए कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा ना हमको। द नंबर ऑफ फेज सेल corresponding to the मोमेंटम रेंज। अब मोमेंटम रेंज के अंदर हम फेज सेल के करस्पॉन्डिंग देखें, यानी कि नंबर ऑफ फेज सेल देखें किसके अंदर, करस्पॉन्डिंग मोमेंटम रेंज के अंदर। और मोमेंटम रेंज क्या है, जिस तरीके से एनर्जी का रेंज ई से ई प्लस डेल ई है, फ्रीक्वेंसी का रेंज न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू है, उसी तरीके से मोमेंटम का रेंज पी टू पी प्लस डी पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी रेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फेज सेल करस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम रेंज, मोमेंटम रेंज की करस्पॉन्डिंग फेज सेल का नंबर हमको कैलकुलेट करना है। और मोमेंटम रेंज क्या लिया है मैंने, मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी लिया है मैंने, मोमेंटम रेंज इतना लिया है। अब मोमेंटम रेंज इतना लिया है तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हमने ये एक स्फेयर लिया और एक ये दूसरा स्फेयर लिया। ठीक, दोनों स्फेयर कॉन्सेंट्रिक हैं, और यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो मोमेंटम रेंज है वो पी एक्स है, वाई एक्सिस पर जो मोमेंटम रेंज है वो पी वाई है, और जेड एक्सिस पर जो मोमेंटम रेंज है वो क्या है, पी जेड है। और जो हमारा स्फेयर, इनर स्फेयर है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस पी है। इनर स्फेयर की रेडियस हम ये मानकर चल रहे हैं कितनी है, पी है, ये पी है। और आउटर स्फेयर की जो रेडियस है वो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो कितना है, वो पी प्लस डी पी है। ठीक है, और फिर ये पता चल गया होगा आपको कि इसका विड्थ, इसका मतलब कितना है, डी पी है, कितना है, डी पी है। तो अब इस मोमेंटम रेंज के अंदर नंबर ऑफ फेज सेल कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये फार्मूला भी आपको फिर मालूम होगा कि कैसे होता है, कि जी पी डी पी, मोमेंटम रेंज के अंदर बात हो रही है ना, इसलिए पी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम इन फेज स्पेस, इन फेज स्पेस, वॉल्यूम इन फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग सी आर, रुको यार ये गड़बड़ हो रहा है, सी डबल आर ओ एस, करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल, मोमेंटम इंटरवल पी टू पी प्लस डी पी, यही तो है मोमेंटम इंटरवल। और अपॉन क्या होगा ये, अपॉन एच क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यही फार्मूला होता है। अब हमको पता है कि वॉल्यूम इन फेज स्पेस क्या होता है, तो वॉल्यूम इन फेज स्पेस ये होता है डी एक्स डी वाई और डी जेड होता है, और ये डी
पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ये सब फार्मूले बहुत पुराने हैं, आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके ये सब देख सकते हो किस तरीके से यहाँ प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा कि डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू वी होता है, ठीक है। ये कितना होता है, वी होता है। और अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, उसकी प्लेस पर आप लिख सकते हैं कि v और इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड लिख सकते हैं, और अपॉन एच क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच क्यूब लिख सकते हैं। इसे आप कोई एक इक्वेशन का नाम दे दें। आगे फर्दर इक्वेशन कौन सा बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 7 बनेगा। अब हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसकी भी वैल्यू मोमेंटम स्पेस में कैसे कैलकुलेट होती है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये सारा लेक्चर हमने अपलोडेड कर रखा है। तो इसके लिए मैं अजम्पशन लिखता हूँ, द वॉल्यूम बिटवीन पूरा लिख दो, शॉर्टकट में मत चलो, बिटवीन टू स्फेयर हैविंग मोमेंटम स्पेस। अब दो स्फेयर ये हैं, ये मेरा स्फेयर है, दो स्फेयर हैं, इनके मोमेंटम स्पेस, इनका में वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इनका कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्या होंगे इनके वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रेशन पी एक्स डी पी, ऐसे डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ठीक है, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हो जाएगा। और हम वॉल्यूम इन एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर सकते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई और पी प्लस डी पी का होल क्यूब, और माइनस 4/3 और पाई और पी का होल क्यूब। यहाँ रेडियस कितनी है, इस वाले स्फेयर की रेडियस पी है, और आउटर स्फेयर की रेडियस पी प्लस डी पी है। तो आउटर स्फेयर के का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई और पी प्लस डी पी का होल क्यूब। इनर स्फेयर कितना है, V1 मान रहे हैं हम, तो 4/3 पाई और पी का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, पी का क्यूब हो जाएगा। तो हमारी डीपी रेंज की जो वॉल्यूम है उसका कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1 करेंगे तभी तो आ जाएगा ना। तो 4/3 तो और पाई तो कॉमन हो जाएगा, और इसको a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करेंगे तो डी पी का होल क्यूब और प्लस 3 और p इंटू डी पी और p प्लस डी पी हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल करोगे, 4/3 पी और डी पी का होल क्यूब और प्लस 3p स्क्वायर और डी पी हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा ये 3 और p और डी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो मोमेंटम स्पेस में सारी चीज़ें हो रही हैं, फोटॉन वैसे भी इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो उसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही छोटा वॉल्यूम होगा। यानी कि अगर मैं उससे मोमेंटम से एसोसिएटेड बात करूँ तो p जो है डी से वैसे भी बड़ा है, तो p स्क्वायर तो डी पी स्क्वायर से तो और भी बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं p स्क्वायर का कंपैरिजन डी पी क्यूब से भी करता हूँ तो भी ये बहुत बड़ा ही होगा। तो एक आइडिया हमको ये मिलता है कि डी पी स्क्वायर एंड डी पी क्यूब ये क्या करते हैं, आर नेगलेक्टेड कर देते हैं। इक्वेशन से क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इक्वेशन से क्या करेंगे हम, नेगलेक्ट कर देते हैं। और अगर नेगलेक्ट कर दिया तो डी पी स्क्वायर और डी पी क्यूब को हटाने के बाद जो हमको इक्वेशन मिलेगा डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड का, वो 4/3 और पाई, और इस डी पी क्यूब की जगह पर 0, 3p स्क्वायर और डी पी और प्लस 3p और डी पी स्क्वायर की जगह पर भी 0 स्क्वायर क्यूब, और यहाँ पर 4/3 पाई कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर और डी पी मिलेगा। बेटे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई मिलेगा और p स्क्वायर और डी पी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ये डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड का ये फार्मूला मिल गया। अब बस करना क्या है,
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई, यहाँ पर वैल्यू मिल गई आपको, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करो। आप ये वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 में हम रखेंगे जी पी डी पी इज इक्वल टू वी, और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई पी स्क्वायर और डी पी, और कितना हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ, और जी पी और डी पी और इज इक्वल टू 4 पाई और वी और पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको पूरी बात। और कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। फोटॉन्स आर बोस पार्टिकल, फोटॉन्स आर बोस पार्टिकल्स। ठीक है, फोटॉन्स आर बोस पार्टिकल्स विथ spin 1 having 2 mode of propagation। ये याद रखना, ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन की थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी मेंशन की थी कि बोसॉन पार्टिकल, जो फोटॉन है वो बोसॉन पार्टिकल है या बोस पार्टिकल है, जिसकी स्पिन 1 होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है, और इसके जो मोड ऑफ प्रोपागेशन है वो 2 होते हैं, ये हमने मेंशन की थी। तो इसकी अब ज़रूरत हमको लग गई है, और अब ज़रूरत लग गई है तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करके आपको बता दे रहा हूँ कि फोटोन और बोस पार्टिकल विथ स्पिन 1 हैविंग द 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन। चलो इसका क्लियरिफिकेशन भी दे देते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं ये समझा भी देता हूँ कि इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स है क्या चीज़ कि फोटोन के पास 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन होता है। ये इसका मतलब क्या होता है, तो फोटोन जो होता है ना, फोटोन कैन हैव 2 पोलराइजेशन, 2, याद रखना ये बात बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन। ठीक है, 1 इज एंटी क्लॉकवाइज एंड another is clockwise and other is clockwise। 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन हैं इसके, याद रखना ये। तो 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन हैं, एक तो इसका कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंड अनदर इज क्लॉकवाइज। 2 मोड ऑफ इसके प्रोपागेशन है। ठीक है, तो इसलिए इसके पास 2 वॉल्यूम होगा। तो देयरफॉर द वॉल्यूम वी टेकन इन इक्वेशन 8 जो है ना, इक्वेशन 8 जो है उसमें v की जगह पर क्या करेंगे, इक्वेशन 8 विल बी डबल्ड, याद रखना। इसलिए इसको, जिसके पास भी बेटा 2 मोड ऑफ प्रोपागेशन होते हैं ना, उसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं, डबल लेते हैं। तो 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन पर डबल लेंगे, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन पर ट्रिपल लेंगे, 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन पर 4 टाइम्स लेंगे। तो 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हम वॉल्यूम इसका क्या करेंगे, डबल लेंगे। और जब डबल वॉल्यूम लेंगे तो हम v की जगह पर क्या रखेंगे, वॉल्यूम। v को हम रिप्लेस कर रहे हैं 2v से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2v से रिप्लेस कर रहे हैं। तो द इक्वेशन 8 कैसे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 8 gp और dp कितना हो जाएगा बेटे, 4 पाई, और v की जगह पर 2v यूज कर रहे हैं, p स्क्वायर dp। हमने आपको बता दिया कि मैं 2v क्यों ले रहा हूँ, 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन होने की वजह से फोटोन के। ठीक है, तो gp और dp, और फिर कितना हो जाएगा ये 8 पाई v और p स्क्वायर dp, और अपॉन में कितना हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। बट फॉर फोटोन के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं कि मोमेंटम कितना होगा, पहले वो पता लगाते हैं इसका। मोमेंटम इज गिवन बाई, वो पहले हमने लिख भी दिया है, गिवन बाई। कितना लिखा था पहले हमने मोमेंटम इसका, आप देखें तो मोमेंटम मैंने पहले ही इसका बता दिया है कि कितना होगा मोमेंटम। ये देखो, ये मोमेंटम h न्यू बाई सी, कितना होगा मोमेंटम, h न्यू बाई सी। तो हमने
इसको कोई इक्वेशन माना था क्या मोमेंटम को एच न्यू बाई सी? अच्छा नहीं माना था, चलो यहाँ पर हम लिख कर मान ही लेते हैं कोई इक्वेशन। तो मोमेंटम इसका P इज इक्वल टू कितना होगा एच न्यू बाई सी, और इसे इक्वेशन नंबर कोई नाम दो आप, और मैं इक्वेशन नंबर 10 दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 10 है। इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। ऑन डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ, ये बस छोड़ दो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो डी पी मिल जाएगा, और एच और वाई सी और डी न्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, इतना इक्वेशन मिल जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी पी इज इक्वल टू एच डी न्यू अपॉन सी। इससे भी कोई एक इक्वेशन मान ही लो आप। इक्वेशन नंबर 11 मान लो इसको। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 11 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 10 और 11 की जो वैल्यू है, देखो डी पी की वैल्यू यहाँ मिल गई हमको, और पी की वैल्यू मिल गई। सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दो आप। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 9, तो इक्वेशन 9 में ये वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। इक्वेशन 9 में ये वैल्यू यूज करते हैं, वी गेट हमको क्या मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 9 में जब यूज करेंगे तो इक्वेशन 9 में यूज करते हैं ये वैल्यू, तो हमको मिलने वाला है जी और न्यू और डी न्यू, और 8 पाई एज इट इज़ रहेगा, और वी एज इट इज़ रहेगा। और अच्छा, यहाँ 8 कैसे आया ये मैं आपको बताया नहीं। देखो 4 टू ज़ा 8 आ गया है यहाँ पर, इस तरीके से आया है। तो देखो क्या हुआ फिर, हाँ वी आ गया, यहाँ तक हो गया। पी की जगह पर देखो, पी की जगह पर क्या रखेंगे? पी की जगह पर ये वैल्यू एच न्यू बाई सी रखेंगे। क्या रखना है हमको? एच न्यू बाई सी। देखो एच न्यू बाई सी रखना है बेटे। और डी पी की जगह पर क्या रखना है? देखो ये एच और डी न्यू बाई सी रखना है, और एच क्यूब को एज इट इज रखना है। इसमें कोई इंटरफेयर करना ही नहीं है। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो 8 पाई आ जाएगा, वी आ जाएगा, और क्या मिलेगा? एच स्क्वायर और न्यू अपॉन कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर और एच क्यूब, और कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये पी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कर लो आप, न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर ना करो फिर एच क्यूब हो जाएगा। ये एच क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ का स्क्वायर और एक ही एच ए है, एच क्यूब और न्यू स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर ना होकर यहाँ पर सी क्यूब हो जाएगा, और डी न्यू हो जाएगा। ठीक है, और फिर एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 8 पाई और वी और न्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर नहीं, सी क्यूब, और डी न्यू हो जाएगा। ये मिलेगा हमको। क्या मिलने वाला है? यही मिलेगा 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यूब, और ये किसके इक्वल टू चल रहा है? जी न्यू और डी न्यू। और ये इक्वेशन नंबर आगे हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगा। इक्वेशन बहुत बन रहा है ना, हर एक इक्वेशन का काम लगेगा ना, इसीलिए तो यूज करो इस इक्वेशन को। यूजिंग इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 6 हमारा एम पूरा हो गया ना। इक्वेशन 6 में यूज करो। देखो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब इक्वेशन 6 को ज़रा देखो, इक्वेशन 6 हमारा है कहाँ पर? ये है इक्वेशन 6। हमारा एम यही तो था, यही वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करना था। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट करो आप। तो इक्वेशन 6 में एन न्यू हो जाएगा, डी न्यू हो जाएगा, और जी न्यू डी न्यू की वैल्यू रख दो आप। 8 पाई हो गया, वी हो गया, न्यू स्क्वायर डी न्यू हो गया, और ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट किया, और अपॉन कितना हो जाएगा? ये सी क्यूब हो जाएगा, और ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी, और -1 हो गया। ये वैल्यू पूरी की पूरी हमने पुट कर दी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सही वे में लिखो आप। तो एन न्यू हो जाएगा, डी न्यू हो जाएगा, और 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू, और अपॉन ये सी क्यूब, और ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। और अब आप इसको क्या कर लो, कोई इक्वेशन मान लो, और इस इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं। बड़ा इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन नंबर 13 हो जाएगा। 12 बना लिया था, 12 के बाद इक्वेशन नंबर 13 हो जाएगा।
ये है क्या चीज़, ये क्या है, यही है नंबर ऑफ पार्टिकल। यही तो हमको कैलकुलेट करना था, यही तो दिखाना था कि उस कैविटी के अंदर, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो फोटॉन घूम रहा है, तो वो फोटॉन कैसे है, कितना फोटॉन है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, यही नंबर ऑफ पार्टिकल है। क्या है ये नंबर ऑफ पार्टिकल है एनर्जी रेंज के बीच में। कौन सा एनर्जी रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू के अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल है इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के अंदर ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है इसका, ठीक है। और याद रहे कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर एनर्जी एच न्यू से गुणा कर दिया जाए तो कुल एनर्जी मिल जाएगी। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया और हर एक पार्टिकल की एनर्जी अगर हम एच न्यू मानते हैं तो हमारे एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी भाई, वही बात कर लो आप। नाउ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन in the frequency range न्यू टू न्यू प्लस डेल न्यू इज गिवन। अगर ये गिवन है तो हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमको मिल ही गया है, एन न्यू डी न्यू है, यही तो है, और एच न्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एच न्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी मिल जाएगी हमको, 8 पाई मिल जाएगा, v मिल जाएगा, एच न्यू का क्यूब हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, सी क्यूब ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 और डी न्यू मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगा भाई। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है और हर एक पार्टिकल की एनर्जी एच न्यू है, तो एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी मिल जाएगी ना, एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इसकी कितनी होगी। इसकी एनर्जी डेंसिटी देख रहे हैं कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है ये आपको पता है, चलो मैं लिख देता हूँ ये भी, कि एनर्जी डेंसिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जानते हो क्या होता है, कि वी की वैल्यू वन यूनिट क्यूब लेना है, 1 यूनिट क्यूब लेना है, ठीक है, ये लेना है हमको, ठीक है। तो अगर आप v की वैल्यू 1 रखोगे तो दिस इक्वेशन 14 विल बिकम्स कितना हो जाएगा, डी न्यू और एच न्यू, और 8 पाई एज इट इज रहने वाला है, v की जगह पर 1 रखना होगा आपको, और एच न्यू क्यूब और डी एच न्यू और सी क्यूब ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 और एन न्यू डी न्यू और एच न्यू इज इक्वल टू 8 पाई हो जाएगा। v की जगह पर 1 हमने यूज कर ही लिया यूनिट, और एच न्यू क्यूब और डी न्यू अपॉन सी की पावर 3 एच न्यू ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो दिस इज द एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू डेल न्यू प्लस डेल न्यू हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा 15 हो गया, और इसी इक्वेशन को हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं, यही इक्वेशन है हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन 15 इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का रेंज भी लिख लो आप, चलो फ्रीक्वेंसी का रेंज लिख लो, तो फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू एंड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ
कि ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी, ये इतना नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि n और न्यू और ये एच न्यू, ये नंबर ऑफ पार्टिकल और उसकी एनर्जी। जैसे देखो एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी एच न्यू है, और ऐसे 10 पार्टिकल हैं सबकी एनर्जी एच न्यू है, तो 10 एच न्यू क्या हो गया, ये एनर्जी हो गई। और पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई। क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई। मोस्ट ऑफ द बुक इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी बुक ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी बुक यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको फैक्टर पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ बेसिकली, बस वो न्यू से लिखें और चाहे वो ई से लिखें चाहे वो यू से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये डी न्यू हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ये डी न्यू हो गया। और 8 पाई एच न्यू क्यूब और डी न्यू और अपॉन में सी क्यूब और ई टू दी पावर कितना होगा, ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। और ये वैल्यू आपकी क्या बन गई है, ये वैल्यू आपकी बन गई है ई न्यू, क्या बन गई है, ई न्यू डी न्यू, यानी एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी रेंज बन गई है, एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी रेंज। और कितना है 8 पाई एच न्यू 3 और डी न्यू, 3 का मतलब न्यू की पावर 3 और सी क्यूब और ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और इसको क्या बोलेंगे, दिस लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। ये सब हम कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या था, यही हमारा इक्वेशन था, ठीक है, यही हमारा क्या था, इक्वेशन था। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको क्या बोलते हैं, प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको पता। और फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होना चाहिए, न्यू टू न्यू प्लस डेल न्यू है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, चलो वो भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो दिस लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। जैसे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे ना, इसी को वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं हम, वेवलेंथ लैम्डा बाई यूजिंग द रिलेशन, बाई यूजिंग द रिलेशन, रिलेशन को यूज करो और वेवलेंथ लैम्डा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखो। तो हम जानते हैं सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू हो जाएगा। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो डी लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी लैम्डा हो जाएगा। और सी माइनस न्यू का स्क्वायर और डी न्यू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, देखो गड़बड़ हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया, देखो गड़बड़ ये हुआ कि न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा निकालना था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी न्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपान लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि इस इक्वेशन में न्यू की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, न्यू की जगह पर, और डी न्यू की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दो। आप तो वैल्यू पुट करो, चलो पुट करते हैं। न्यू की जगह पर लैम्डा रखेंगे, डी न्यू था, न्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, लैम्डा रखेंगे, और 8 पाई एज इट इज रहेगा, और न्यू स्क्वायर था जहाँ पर सी वाई लैम्डा रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। और डी न्यू था, डी न्यू की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस सी अपान लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा, और अपान में नीचे क्या था, सी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में सी क्यूब था, सॉरी सी क्यूब था, तो ये रख लेंगे, ठीक है, ये पूरी वैल्यू रख लेंगे। और अब हमको क्या करना है, अब हमको पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। देखो ये फार्मूला हमने कर लिया है, 8 पाई एच, देखो कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, तो 8 पाई हो जाएगा और एच 8 पाई एच हो जाएगा, रुको, इक्वेशन 16 में ये वैल्यू रखनी थी, इक्वेशन 16 मैंने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन 16 है, ये क्या है, इक्वेशन 16 है, इसी में ये वैल्यू रखनी थी। चलो वैल्यू रखते हैं, तो ई लैम्डा हो जाएगा, डी लैम्डा हो जाएगा, 8 पाई को एज इट इज रखो, एच को एज इट इज रखो, न्यू स्क्वायर था, न्यू क्यूब था, न्यू क्यूब सी अपान लैम्डा का क्यूब रख लो, और डी न्यू की जगह पर
माइनस सी अपान लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा रख लो, और बाई सी क्यूब, और क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एच, और न्यू की जगह पर सी अपान लैम्डा के टी और -1। पूरी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब 8 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एच हो जाएगा और सी का क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस आगे चला आएगा और सी हो जाएगा और डी लैम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? डी लैम्डा हो जाएगा। और सही कर रहे हैं इसको हम। और सी क्यूब लैम्डा की पावर 3 और इंटू लैम्डा की पावर 2 और ई टू दी पावर एच सी अपान लैम्डा के टी -1 हो जाएगा। चलो देखते हैं, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच रहा है? जो बच रहा है उसको लिखते हैं। -8 पाई हो जाएगा, एच हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी लैम्डा हो जाएगा, डी लैम्डा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा की पावर 5 हो जाएगा। ई टू दी पावर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1 रहेगा ये, ठीक है। और ये सब चला किसके आ रहा है? इक्वल टू ई लैम्डा और डी लैम्डा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी है लैम्डा के वेवलेंथ के टर्म में, एनर्जी डेंसिटी लैम्डा वेवलेंथ के टर्म में है। इसको थोड़ा सा और सही करो आप, तो इसको और थोड़ा सही करोगे तो 8 पाई एच सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर 5 और डी लैम्डा अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, ये मिलेगा आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी माइनस में होता नहीं है। एनर्जी डेंसिटी जब माइनस में नहीं होता है तो एनर्जी डेंसिटी का पॉजिटिव लेना होगा, यानी मॉड लेना होगा। मॉड लेना होगा तो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 और इंटू डी लैम्डा अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, ये आपका एनर्जी डेंसिटी इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वेल नोन प्लांक लॉ, यही तो है प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन। तो प्लांक रेडिएशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हर टर्म में हमने इस लेक्चर में कर दिया, जिससे लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंदी हो गया। हो सकता है कि लोग को ये लगे कि बहुत लेंदी लेक्चर है तो टफ होगा, क्या है? तो टफ तो एकदम नहीं है, याद रखना। बस स्टेप बाय स्टेप करने से और लिखने से थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है बेटा, ठीक है। तो हमने फोटॉन के लिए एक ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर एनर्जी के टर्म में इक्वेशन कैलकुलेट किया, वेवलेंथ के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और यही है हमारी हेडिंग का फाइनल कह सकते हैं सॉल्यूशन, जो कि क्या है? प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, और फोटॉन के लिए है ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर, ठीक है बेटा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।